नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे। इस पर हम ट्रेड के हवाले से इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड है, जो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस है और थोड़ा जो अमेरिका की कंप्लेंट है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट रहे थे उस वक्त, और वो जो हार्ले डेविडसन वाला जो इशू हुआ था उसको लेकर के इंडियन ट्रेड का कभी अनईजीनेस तो एक बनी हुई है। तो जो बाइडेन के अंडर में, और खास करके जब ट्रेजरी सेक्रेटरी इलेक्ट जो है जेनेट येलेन, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो जब ये इसको हेड करेंगी तो उस तरीके के जो होंगे, जो चुनौतियां होंगी, हम उन पर बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले एक तरीके का जो इनका ट्रेड डायनामिक्स होगा इंडिया अमेरिका का अंडर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या प्रेसिडेंसी के अंदर, तो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। बहुत सारे इश्यूज हैं ट्रेड को लेके, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो सबसे टॉप प्रायोरिटी इशू जो होगा इंडिया और यूएस के बीच में, वो होगा एक्सचेंज रेट्स को लेके। एक्सचेंज रेट्स को लेके क्या होगा इसमें, कि जो इसमें जो एक तरीके की करेंसी मैनिपुलेशन का जो आरोप लगाता रहा है, वॉच लिस्ट में तक डाला है इन्होंने इंडियन करेंसी को, या इंडिया को एक तरीके से कह लीजिए, उसको लेके एक चैलेंजेस हैं। तो एक पेंडेमिक का चैलेंजेस यूएस इकोनॉमी के लिए पहले से है, और एक्सटर्नल सेक्टर पे यूएस के लिए बतेरे चैलेंजेस हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यूएस डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, और जो मेगा इकोनॉमिक्स का था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो थ्योरी थी, जिस तरीके से अमेरिका खुद को एक तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर रहा था दुनिया भर में, यूरोपियन यूनियन से लेके ट्रांस अटलांटिक से लेके, जितना जो अमेरिका का जो एक तरीका था डब्ल्यूटीओ को थ्रेटन करना था, तो अंडर डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच थी। तो जो बाइडेन जो है उससे बिल्कुल अलग नहीं होने वाले हैं। वो उसमें थोड़ा हल्का सा मॉडरेट होंगे, बहुत हल्का मॉडरेट होंगे, क्योंकि वो अगर वैसा करेंगे तो उनकी जो एक तरीके से पॉपुलैरिटी है, जो उनकी प्लानिंग है, जो पॉलिसीज हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के मद्देनज़र वो जो अपोनेंट खड़े होंगे, तो उसको मद्देनज़र इसमें ज़्यादा तब्दीली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए रियलिस्टिकली। लेकिन अभी जिस तरीके से, और फिर इसका जो मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर वहाँ पर कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ के मार्केट्स पे पड़ेगा, और यहाँ पे सेंटिमेंट्स डाउन होंगे। और अभी जिस तरीके से मार्केट जूम कर रहा है, जो तेजी देखी जा रही है, वो इसका रिफ्लेक्शन है कि वहाँ स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं। अब दो हो गए हैं, तो उसका एक असर है, लेकिन वो टेम्पररी रन है। तो इसको मद्देनजर एक्सटर्नल सेक्टर में जो सारी चुनौतियां हैं, जैसे इंडिया का जो एक तरीके से दिक्कतें आने वाली हैं, और खास करके सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड जो इलेक्ट हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी इलेक्ट जेनेट येलन, उनके अंडर में जो चुनौतियां होंगी, तो इसमें आरबीआई के लिए जो चैलेंजेस हैं हम उस पर बात करते हैं पहले। इसमें जो हमने सारी चीज़ें थी, तो मैं आपको कुछ कुछ शुरुआत से इसको अगर हम इसको देखें, तो एक तरीके से जो इंडिया रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉरमोस्ट रहने वाले हैं। इंडिया एक बड़ी कंट्री है एक तरीके से अमेरिकन पर्सपेक्टिव में, और हमारा जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो हमेशा से ज़्यादा, जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारे फेवरेबल में है, यानी कि हम इम्पोर्ट अमेरिका से कम करते हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत फेवरेबल डेस्टिनेशन है। तो इसमें शायद थोड़ी सी चेंजेस आने की उम्मीद अमेरिकन को है। लेकिन इसमें देखेंगे इसमें किस तरीके से होता है। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी इलेक्ट हैं जेनेट येलन जी, ये फेड की चीफ भी रही हैं, इनका 17 साल का एक्सपीरियंस रहा है, हम उस पर भी आएंगे। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें मुद्दा रहने वाला है वो एक्सचेंज रेट्स को लेकर रहने वाला है। तो इसमें जो आरबीआई की जो इसमें एक तरीके से चुनौतियां हैं, वो एक तरीके की काफ़ी ज़्यादा सारी हैं। एक तो रुपये अप्रिशिएशन की है बात। इसमें अगर रुपये हमारा जिस तरीके से अगर हमारा अप्रिशिएट कर जाएगा, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान होने की उम्मीद है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स थ्योरी के हवाले से, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। इसके बाद जो एक तरीके से जो हम प्रोसेस की बात करें, तो अमेरिकन ने दिसंबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया था उन करेंसीज में, इंडिया उन कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया को भी डाल दिया था जो करेंसी मैनिपुलेशन करती हैं। तो ये करेंसी मैनिपुलेशन से बाहर आना, ये आरबीआई के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, कि फॉरेन एक्सचेंज का जो इन्फ्लोज होगा, जो उसका इम्पैक्ट होगा, और यूएस के जो ट्रेजरी पेपर्स के रूल्स हैं, उसके मद्देनजर जो इसमें हमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, जो हमें चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, उन पर सारी एक डिटेल से बात होनी चाहिए। तो जिस तरीके से दिसंबर में उन्होंने ऐड किया था टू द वॉच लिस्ट ऑफ द कंट्रीज जो उनको मॉनिटर किया जा रहा था, तो एक तरीके से जो आरबीआई के सामने एक और चैलेंज ये है कि वो नहीं रोक पा रहे हैं स्टॉप जो ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज का जो इन्फ्लोज है, जिससे क्या होगा कि जो हैवी बाय जो होगी वो यूएस ट्रेजरी पेपर्स की हो रही है यहाँ पे, और जो फोर्स कर रहा है एक तरीके से एग्रेसिवली जो है एक्सचेंज मार्केट के अंदर। तो इसको रोकना आरबीआई के बूते की बात नहीं है, इसको रोका भी नहीं जा सकता। तो यूएस के जो ट्रेजरी रूल्स हैं, तो उनमें एक थोड़ी सी आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो एक्शंस होंगे वो लॉन्ग स्टे होगा इंडिया में, तो इसलिए जो इंडिया के लिए जो है कि वो इच वॉच लिस्ट में रहने वाला है, जो बाइडेन के अंदर जेनेट येलन उसे नहीं रिमूव करने वाली हैं जल्दी से। तो ये जो हमारी चुनौतियां बनी रहेंगी आरबीआई के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
इसके बाद जो चैलेंजेस ऑफ यूएस इकोनॉमी है और जो फॉर्मर वॉल स्ट्रीट के अंदर जो रहा है, तो जिस तरीके से इसमें मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, इसमें एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, अरेंजमेंट की इसमें बात की जाती है, जिससे क्या होता है कि उससे एक तरीके से वॉलेटिलिटी जो होती है एक्सचेंज रेट्स को लेकर, उससे बचा जा सकता है। तो उर्जित पटेल जब गवर्नर थे आरबीआई के, जो फॉर्मर गवर्नर हो गए हैं, तो इनका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से इन्होंने रिमार्क कहा था और उन्होंने बहुत अर्जेंसी भी दिखाई थी, और एक तरीके से इन्होंने थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा ये एक अनप्लेजेंट तरीके से भी इन्होंने ये कहा था कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इतनी अर्जेंसी होनी चाहिए, लेकिन अमेरिकन ने उतनी दिलचस्पी इसमें दिखाई नहीं है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लेकर। तो उर्जित पटेल की जो ऑब्जर्वेशन थे आप पढ़िएगा उसे, तो बहुत डिटेल में है, चाहेंगे तो मैं उसको अलग से बना दूंगा। एक्सचेंज रेट पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स मैंने पहले भी बात की है। तो जो अरेंजमेंट्स जैसे श्रीलंका के साथ 400 मिलियन का है, 2022 तक का है, तो उसमें एक सेपरेट फीचर होगी, लेकिन इसमें ये मान के चले कि उर्जित पटेल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल थे और काफ़ी ज़्यादा उनको अर्जेंसी भी थी इसकी, लेकिन ऐसा बहरहाल हो नहीं पाया। तो जिस तरीके से अब अगर हम जेनेट येलेन की बात करते हैं, तो जेनेट येलेन जो है, इनका करीब करीब 17 साल का जो अनुभव है यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करने का, जिसमें जो शामिल है जब बैन बर्नैन, जब एलन ग्रीन्सपैन जब थे 17 साल वो जब फेड के चीफ रहे, उसके बाद जब बैन बर्नैन किया रिसेशन के टाइम के, उसके बाद जब इन्होंने संभाला उसे बैन बर्नैन के बाद, तो उसको मद्देनजर जब चेयरमैन ऑफ फेड थी, वो कार्यकाल अमेरिकन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा स्टेबलाइज करने का रहा, और ये एक तरीके से जो बाइडेन की बहुत अच्छी चॉइस कहा जा रहा है, और है भी कि जो फॉर्मर जो उनके एक तरीके से जो उनके सेंट्रल फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन रही हैं, उनको उन्होंने ट्रेजरी सेक्रेटरी इलेक्ट बना रखा है। तो ये जो होगा कि उनको एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका को देखा है, फेडरल रिजर्व को देखा है जो पूरी इकोनॉमी को चला रहा है, तो उसके मद्देनजर, और इसके बाद जब ये सेक्रेटरी इलेक्ट है, और ये इनको डिसाइड, ये इनको डिस्टिंक्टिवली अलग करता है, जब जिस तरीके से जो फॉर्मर वॉल स्ट्रीट के जो बैंकर्स हैं, जो वो ट्रेजरी सेक्रेटरी बने बाद में, उनको लेकर, क्योंकि उनको इतना विशेष दिलचस्पी भी नहीं थी और उनको आइडिया भी नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, तो जो फॉर्मर वॉल स्ट्रीट बैंकर्स थे, उनके मद्देनजर में जेनेट येलेन जो है, इनको काफी ज्यादा सहूलियत होगी इस अंडरस्टैंडिंग की, और इससे उम्मीद करनी चाहिए कि इससे कुछ पॉजिटिव और कंक्रीट निकल के आएगा, जो इंडिया के लिए थोड़ा सा फेवरेबल होगा, ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्का सा फेवरेबल होने की इसमें उम्मीद जता रही है। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो बेसिकली जो यूएस के जो चैलेंजेस हैं, उनमें एक कोविड का ही है, जिस तरीके से दुनिया भर की इकोनॉमीज को चरमरा दिया है, यूएस में सबसे ज्यादा है, हेल्थ सेक्टर पूरा एक्सपोज हो गया, तो बहुत सारे इनको पेलआउट पैकेजेस दे रहे हैं, स्टिमुलस जारी हो रहे हैं, और ये इलेक्शन में जब जो बाइडेन और प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के इनके बीच में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए थे, कोविड को लेकर के हुए थे, तो पेंडेमिक से उबारना इकोनॉमी को, और उसमें अगर ये ट्रेड में अगर ये लूज आउट करते हैं, तो पोस्चरिंग होगी वो उनकी वीक हो जाएगी, तो वहां पर पोस्चरिंग एटलीस्ट हार्ड होगी इसकी, और जिसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी को झेलना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट इश्यूज वहां पर बहुत एक सीरियस कंसर्न है, और एक तरीके का जिस तरीके से जो आउटसोर्सिंग हो रही है, जिस तरीके से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी ज्यादा अग्रेसिवली इंडिया पे स्टांस लिया था, तो उसको लेकर के हमारे सॉफ्टवेयर सेक्टर पे, और जो H1 वीजास को लेके उसमें मैंने फीचर कवर की है, पहले आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो उसको लेकर के जो सारी बातें हुई थी, उसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की नरमी आने की उम्मीद है, और जिस तरीके से वहाँ की टेक कंपनीज पे जिस तरीके से एक तरीके का ऑन स्लॉट हो गया है या वो लॉन्च हो गया, और जिस तरीके से वो कैलिफोर्निया को छोड़ के जा रही हैं, कोई टेक्सास की तरफ जा रही हूँ, टेक्सास वगैरह का उसमें रिलेशन है, मैं उसको भी बताऊंगा। तो उनकी जो इकोनॉमी के अंदर की जो बातें हो रही हैं, टेक कंपनीज हों, सॉफ्टवेयर कंपनीज हों, या मैन्युफैक्चरिंग को लेके हों, या इंपोर्ट्स की पॉलिसी लेके, और चाइना का चैलेंज बहुत बड़ा है, तो इस सब को लेके जो उनकी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन है, उसमें एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, वो जेनेट येलेन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। उसके मद्देनजर इंडिया की स्टैंडिंग कहाँ है, ये इंडिया के लिए फिर इन रिवर्स ऑर्डर में चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसका बुनियादी जो फर्क है येलेन के बीच में और जो फॉर्मर वॉल स्ट्रीट बैंकर्स के बीच में था, कि जो फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी बने थे, जैसे आप लगा लीजिए बुश प्रेसिडेंट जूनियर के अंदर पॉल हैंसन थे, तो उनसे भी पूछा गया था कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स, तो उन्होंने ये इसकी कांग्रेशनल हियरिंग के अंदर उन्होंने कहा, आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट आर डेरिवेटिव्स। तो जिस तरीके से गोल्डमैन सैक्स से निकल करके आए हैं ये सारे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी बनते रहे हैं, तो इनमें सारी जो एक तरीके की जो खामी कह लीजिए या कर लीजिए, उसके मद्देनजर जेनेट येलेन को काफी फर्म फुटिंग है, जिस तरीके से बैन बर्नैन को काफी हेल किया गया था एज फेड चीफ, तो उसी तरीके से जेनेट येलेन को भी किया गया था। अब पावल हैं, पावल भी अच्छा ही कर रहे हैं ठीक तरीके से, लेकिन एक टर्बुलेंस है पूरे इकोनॉमी के अंदर, खास करके अमेरिका के अंदर, और जिस तरीके से रिसेशन की बात इसमें कही जा रही है, पेंडेमिक ने स्लो डाउन किया है, उसके मद्देनजर चैलेंजेस काफी है, और इंडिया को थोड़ा सा यूएस की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो उनकी जो पोजीशन है एक तरीके से ये जेनेट येलेन की जो है वो क्रूशियल हो जाती है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूटीओ के साथ उनका था, ट्रांसअटलांटिक से उनका पंगा उसका जिसको झगड़ा चल रहा था, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से चाइना के साथ एक तरीके से ट्रेड वॉर छिड़ी हुई थी, तो उसके मद्देनजर चाइना इज गोइंग टू बी, तो जैसे इसमें कहा भी गया था कि द 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थिंग्स फॉर चैलेंज
चैलेंजेस फॉर जो बाइडेन प्रेसिडेंसी विल बी चाइना, चाइना एंड चाइना। तो इसको लेकर के, और उसमें जो इंडिया का क्या रोल है कि मिलिट्री वाइज और हम तरीके से हमारे इंपोर्टर रहे हैं, उसमें हमारा रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ। अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि हम और ज़्यादा अमेरिकन वेपनरी लें हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे, और ट्रेड बैलेंस जो है हमारा इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा है। तो इसमें थोड़ा सा, इसमें जिसको कहते हैं कि बैलेंस करने, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी उसी को ये कंटिन्यूएशन में आगे होगा। बस ये है कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस इसमें आ सकती है, लेकिन कंक्रीटली पॉलिसी वही रहने वाली है। तो इनकी जो पोजीशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड पर बनेगी, और उसके बाद एक तरीके से इसको कहते हैं कि तो इंडिया इसमें जो एक और नया चैलेंज जो इसमें जुड़ा है वो अमेरिकन परसेप्शन को लेकर, वो ये है कि इंडिया ने जिस तरीके से ऑप्ट आउट किया है रीपैक में, इसमें कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अपने को इसमें एक तरीके से कहा है कि ये हमारे लिए नहीं था, लेकिन अगर ये मान लीजिए हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनफैक्ट आप पे चढ़ बैठता मिल्क प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। जो एमएसपी का इशू है, जो फार्मर्स का इशू है, उससे कहीं ना कहीं ये रिलेट हो जाता कि जिस तरीके से एमएसपी तो वैसे ही नहीं मिलने वाली। तो इसको कहने का मतलब है कि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस होगा, खास करके जब हम रिकैप से जब हम बाहर आ गए हैं, तो उसके बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ ये। तो इससे जब हम बाहर आ गए हैं और हमने खुद ऑप्ट किया है इसको, तो इसको लेके जो ग्लोबल रिकवरी है, तो ये एक तरीके का डिफिकल्ट पीरियड हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और इसी तरीके से अमेरिका के साथ हमारा एक तरीके से हम कहते हैं बार्गेनिंग चिप में हम थोड़ी सी वीक पोजीशन पे या वीक ट्रफ पे हम आ जाएंगे, या वीक विकेट पे हम खेल रहे होंगे उस वक्त। तो जो एक तरीके से जो जेनेट येलेन की जो एडवाइस होगी सब्सटेंशियली, जो यूएस के जो आपकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथरीन टाई, इनका चाइना के साथ, ये मैंडरिन बहुत अच्छी बोलती हैं, चाइनीज बहुत अच्छी बोलती हैं, लेकिन उन्होंने चाइना के अगेंस्ट में डब्ल्यूटीओ में केस फाइलिंग किया है। तो यूएस जो इनका मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, वहां से इनका जो होगा यूएसटीआर जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन टाई, हम अगले लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी, उसके मद्देनजर हमारा कॉमर्स कैसे चलने वाला है। तो कुल मिला के आप देखें कि एक्सचेंज रेट इसमें रहने वाला है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर, और करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट इसमें आएगा, और जो ट्रेड का इंबैलेंस है वो जेनेट येलेन के इसको वक्त वक्त पे इसको उठना ही है। इसके बाद इंडिया को कितने, और आरबीआई के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खास करके अमेरिकन इकोनॉमी को लेके, इन्फ्लोज को लेके। तो ये सारी चुनौतियों से आरबीआई किस हद तक कामयाब रहता है, ये देखने वाली बहुत दिलचस्प होगी बात इसमें। और इसके बाद इसके साथ ही ये है कि ये ट्रेड जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से एक तरीके से जब प्रेसिडेंसी थी, जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, अब की बार ट्रंप सरकार एक तरीके से, तो उसको लेकर के जो बाइडेन किस तरीके से, लेकिन जो बाइडेन नरमी दिखा चुके हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि वो एक फोरम बनाना चाहते हैं जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में जिस तरीके से जो बाइडेन का जो पोस्चरिंग है, अगर वो जरा सी डिफरेंट होती है चाइना के मद्देनजर में, तो इंडिया उसकी एक तरीके से बेनिफिशियरी होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। जो हम अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।